दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात किया जाएगा उस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकीय पिरामिड। मेरे भाई, पारिस्थितिकीय पिरामिड का आकार 4 प्रकार से बनते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, यह जो आकार ऐसे बनता है इसको हम बोलते हैं सीधा। यह जो आकार बनेगा मेरे भाई क्या कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। और एक उल्टा बनता है। नीचे उसका मुख जो रहता है वह नुकीला होता है, ऊपर का चौड़ा होता है, या उसको उल्टा कहते हैं। और सीधा इसको कहेंगे सीधा। नीचे एक आपका क्या रहेगा? चौड़ा, और मुख इसका क्या रहेगा? पतला रहेगा। एक आपका बनेगा मेरे भाई उल्टा और सीधा। उल्टा और सीधा बन सकता है पिरामिड। और एक और बन सकता है, मान लीजिए आपका पहले क्या बनेगा? सीधा बनेगा। पहले क्या बनेगा मेरे भाई? सीधा ऐसे बनेगा, और इसके बाद मान लीजिए ऐसे, तब भी यही आकार आएगा। तो देख लीजिए, 3 प्रकार के आपके पिरामिड बन रहे हैं। पहले क्या बन रहा है आपका? तो पहले सीधा बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा आपका? उल्टा बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा? उल्टा, उल्टा व सीधा। सीधा। तो मेरे भाई देख लीजिएगा, कभी भी देखिएगा, कभी ऑप्शन में एक तो ऐसी 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से कभी सीधा, पहले सीधा ऐसे दे दे, सीधा व उल्टा दियो तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग बना के देखे हैं। मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं आप, या पहले क्या बना? सीधा बना। इसके बाद अगर ऐसे बनेगा तो यह क्या हो जाएगा? उल्टा। तो पहले सीधा और उल्टा ऐसे नहीं बनता है किसी का। सर्वाधिक सीधा, उल्टा, उल्टा बनता है, और आपका उल्टा व सीधा बनता है। यह सर्वाधिक नहीं बनता है, किसी का नहीं बनता है। तो सीधा व उल्टा पहले इसको काट दीजिएगा। 3 में से जो अभी हम लोग देखा जाएगा किसका पिरामिड कैसा बनता है। आपका उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कि उल्टा सीधा बनता है। तो 3 प्रकार के आपके पिरामिड बन सकते हैं। तो जहां पे अगर सीधा व उल्टा आए वह पहले ऑप्शन में काट करिएगा। चूज करने का तरीका बता रहे हैं बस। चलिए आगे देखते हैं क्या है पिरामिड, क्या होता है पिरामिड। यदि हम कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला आपका वीडियो पढ़ चुका है भाई, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। यह पिरामिड आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कहता है कि यदि खाद्य श्रृंखला में भोजन को आधार बना के या पोषण स्तर को आधार मानकर रेखा चित्र तैयार किया जाता है, तो जो आकृति बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड बोलते हैं। मेरे भाई, यह भी इसके बारे में सर्वप्रथम कहते हैं कि 1927 में आपके एल्टन साहब ने कहे थे कि पिरामिड कैसा होता। उन्हीं की संकल्पना पे आपका पारिस्थितिकीय पिरामिड का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो कहा जाता है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के जनक कौन है? तो चार्ल्स एल्टन है। और चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना कब दिया था? तो 1927 में दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के जनक कौन है? तो पारिस्थितिकीय पिरामिड के जनक मेरे भाई चार्ल्स एल्टन है। आइए थोड़ा सा इसके परिभाषाओं पे बात करते हैं। परिभाषा, परिभाषा। तो यदि हम इसकी परिभाषा को पर ध्यान देते हैं तो कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में, आइए लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। खाद्य श्रृंखला में, श्रृंखला में निम्न 3 बिंदुओं को, निम्न 3 बिंदुओं को आधार माना जाए तो, अब 3 बिंदु देखिए क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में 3 बिंदुओं को आधार माना जाए तो वह कौन सा बिंदु है? तो देखिए, पहला पोषण स्तर में मिलने वाली जीवों की संख्या,
जीवों की संख्या, पहला। दूसरा, पोषण स्तर में मिलने वाली जीवों की जैव भार। तीसरा, पोषण स्तर में मिलने वाली जीवों को प्राप्त होने वाला ऊर्जा की मात्रा। मेरे भाई कहता क्या है, देख लीजिए। फूड चैन या खाद्य श्रृंखला में 3 बिंदुओं को आधार माना जाए। कौन से बिंदु है? पोषण स्तर में मिलने वाली जीवों की संख्या, पहला। फिर बोल रहा क्या है? पोषण स्तर में मिलने वाली जीवों की जैव भार। फिर तीसरा शब्द क्या बोल रहा है? पोषण स्तर में मिलने वाली जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा। यदि इन 3 बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा चित्र तैयार किया जाता है तो एक आकृति बनती है, और जो आकृति बनती है उसी को हम बोलते क्या है? पारिस्थितिकीय पिरामिड। आइए लिखते हैं। इन 3 बिंदुओं को आधार मानकर तैयार किया गया रेखा चित्र पिरामिड कहलाएगा। यदि इन 3 बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा चित्र अगर बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हम पिरामिड कहेंगे। तो देखते हैं आगे। हाँ, इसके बारे में मेरे भाई पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और कब दिया था? तो 1927 में। आइए लिखते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड के बारे में सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इसके बारे में बताया। इसलिए इन्हें पारिस्थितिकीय पिरामिड का जनक कहा जाता है। तो मेरे भाई देख रही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर की दृष्टि से। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात हो सकता है कि सर्वप्रथम पिरामिड के बारे में बताया कब गया था? तो 1927 में। या दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के जनक कौन है? तो चार्ल्स एल्टन हो जाएंगे। पारिस्थितिकीय जो मेरे भाई पिरामिड है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है? तो यही प्रकार है आपका जीवों की संख्या, जीवों की जैव भार और जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा। चलिए आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के हैं।
तो लिखिएगा पारिस्थितिकीय पिरामिड तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला संख्या का पिरामिड, दूसरा जैव भार का पिरामिड, और तीसरा मेरे भाई हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो यह 3 आपके हो जाएंगे। पहले तो आपका हो जाएगा क्या? संख्या का पिरामिड, और दूसरा जैव भार का पिरामिड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा का पिरामिड। एक एक को देखेंगे। अभी संख्या का पिरामिड पहला हमारा क्या हो जाएगा? हेडिंग। चलिए थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, ठंडी की मौसम है ना, दिक्कत करेगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले हमारा हेडिंग होगा आपका संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड। अब देखिए, संख्या का जो पिरामिड है कहता है कि यदि पोषण स्तर में जीवों की संख्या को आधार मानकर यदि रेखा चित्र तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? संख्या का पिरामिड। और मेरे भाई संख्या का पिरामिड 3 प्रकार से बनता है। पहला आपका होता है सीधा, दूसरा बनेगा उल्टा, और तीसरा बनेगा उल्टा और सीधा दोनों। तो आइए इसको देखते हैं। संख्या का पिरामिड, इसको पहले परिभाषा लिख लेते हैं क्या कहता है। यदि पोषण स्तर में जीवों की संख्या को आधार मानकर रेखा चित्र या आकृति लिख सकते हैं, या आकृति तैयार की जाती है, उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। लिखिएगा, यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सीधा बनता है जीवों की संख्या में। दूसरा कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। और तीसरा मेरे भाई उल्टा व सीधा। यह 3 प्रकार से आपके संख्या का पिरामिड बनता है। इसमें जो देखा जाएगा, पहले हम लोग देखेंगे तालाब का पिरामिड कैसे बनता है। उसके बाद देखेंगे हम आपका घास का पिरामिड कैसे बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे वन का पिरामिड कैसे बनता है, और परजीवी का पिरामिड कैसे बनता है। यह 4 प्रकार के हम लोग देखेंगे, और इन्हीं चारों से और भी पिरामिड देख लेंगे कैसे कैसे बनता है। पहले है मेरे भाई तालाब का पिरामिड। देखिए तालाब का पिरामिड कैसे बनेगा।
तालाब में सबसे छोटे आपका जीव सर्वाधिक संख्या में क्या रहेगा, तो बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया सर्वाधिक रहते हैं। बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं। अगर बैक्टीरिया और एल्गी को खाने वाले कौन होते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी को खाने वाले कौन होते हैं, तो छोटी मछलियां होती है। जो छोटी छोटी मछली होती हैं वह सब क्या है, इसको खाते हैं, तो छोटी मछली हो जाएगी। और मेरे भाई छोटी मछली को खाने वाली कौन हो जाएगी, तो मध्य मछली हो जाएगी। और मध्य मछली को खाने वाली कौन हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी मछली, तो बड़ी मछली कर लीजिएगा, बड़ी मछली। अब देख लीजिएगा बैक्टीरिया, इसमें क्या बोल रहा है कि पिरामिड समझने का कोशिश करिएगा, संख्या की बात कर रहा है ना, तो किसकी संख्या अधिक है उसकी बात कर रहा है। बैक्टीरिया आपके तालाब में ढेर सारी पाई जाती है, इनकी संख्या अधिक है। एल्गी की संख्या अधिक होती है, तो इनका जो चौड़ाव रहेगा, जो नीचे का पोर्शन रहेगा वह क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। क्योंकि अधिक है तो अधिक चौड़ा रहेगा, कम है तो कम है, आपका कम चौड़ा रहेगा। तो बैक्टीरिया अधिक है क्योंकि संख्या की बात कर रहा है, इसलिए इसकी जो चौड़ाव रहेगा, नीचे का जो पार्ट रहेगा वह क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। और देखिए अब बैक्टीरिया से कम क्या हो सकते हैं, छोटी मछलियां रहेगी, छोटी मछली रहेगी। छोटी मछली से कम कौन सी रहेगी, मध्य मछली रहेगी। और मध्य मछली से सबसे कम जो रहेगी वह रहेगी बड़ी मछली। मेरे भाई अगर बड़ी मछली ही ज़्यादा हो गई तो मध्य मछली न रहेगी, नहीं छोटी मछली रहेगी। तो जब भी इसकी संख्या रहेगी जो बड़ी मछली का, वह इससे क्या रहेगा, कम ही रहेगा। अगर यही ज़्यादा हो गया तो इन तीनों को तो सफाचट कर देगा। इसलिए इसकी संख्या क्या होती है, जब भी होती है तालाबों में कम होता है। आप लोग को पता भी होगा कि मछली का जो मुख्य भोजन होता है यह क्या करती है, बड़ी मछली क्या करेगी, इसको भोजन नहीं प्राप्त होगा तो इसी को अपनी ही मछली को मार देगी जो उससे छोटी है। और जो यह मध्य मछली है तो इसको भोजन अगर नहीं प्राप्त होता है तो यह छोटी मछली को खा डालती है। और छोटी मछली किसको खाती है, छोटी जो मछली होती है यह तो बड़ी मछली को खाए, मध्य मछली को खा नहीं सकती है, बड़ी मछली को खा नहीं सकती है, तो खाएगी किसको, आपके बैक्टीरिया को और एल्गी को। तो इसकी जो फैलाव होती है वह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो देख लो फैलाव इधर है और किधर जा रहा है, कम होते संख्या जा रही है ना, तो मेरे भाई कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आपका ऐसे जाएगा। तो यह क्या बन जा रहा है मेरे भाई, यह आपका जो पिरामिड बनेगा मेरे भाई, यह आपका सीधा बनेगा। तो तालाब का जो पिरामिड बन रहा है वह क्या बन रहा है, आपका सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब देखिए तालाब में क्या होता है मेरे भाई, पानी होता है। पानी जहां पे आपका रहेगा, अब यही से रिलेटेड देख लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन यही से बन जाएगा। तालाब में पानी रहता है, फिर आपका नदी में भी पानी रहता है, आपका समुद्र में भी पानी रहता है, आपका झील में भी पानी रहता है। तो यह जो पिरामिड तालाब का कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो नदी का ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सीधा बनेगा। समुद्र का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यह भी सीधा बन जाएगा। क्योंकि तालाब में अभी हम देखे हैं यह प्रोसेस जो आप अगर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक से, यह 3-4 क्वेश्चन यहीं से समझ में आएंगे। कि नदी में तो ऐसे भी पाए जाते हैं, एल्गी पाई जाती होंगी, छोटी मछलियां पाई जाती होगी, मध्य मछली पाई जाएगी, उससे भी बड़ी मछली पाई जाई होगी। तो यह जो ऐसे प्रोसेस बन रहा है, आपका नीचे से ऊपर जो जा रहा है वह कम होते चले जा रहा है, संख्या उसकी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। वही प्रोसेस इसमें होता है, नदी में भी होता है, समुद्र में भी होगा मेरे भाई, और कहां पे होगा, झील में। तो इन जो चारों का जो पिरामिड बनेगा वह कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। चलिए, तो गलत मत करिएगा कभी भी। अगर तालाब आपको समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिक नदी भी आ जाएगी, तीसरा भी आ जाएगा, या आपका चौथा भी। तो नदी, समुद्र और झील कैसा बनेगा पिरामिड, तो हमेशा आपका सीधा बनेगा पिरामिड। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका घास का पिरामिड। घास का पिरामिड पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। हेडिंग डाल कर लीजिएगा, घास का पिरामिड। पिरामिड मेरे भाई, घास का पिरामिड में मान लीजिए एक यह धरती है, पृथ्वी है, और इस पे घास है। घास को खाता कौन है मेरे भाई, घास को खाने वाले हैं मान लीजिए
अच्छा, उत्पादक पहला जो वीडियो हो अगर उसको देखे होंगे तो यह आसानी से समझ में आएगी। पहला या दूसरा वीडियो होगा उत्पादक या उपभोक्ता, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। यह घास का पिरामिड ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। घास को खाता कौन है? तो घास को खाने वाले हैं प्रथम उपभोक्ता। घास को खाने वाले कौन है? प्रथम उपभोक्ता। और प्रथम उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो शाकाहारी, जो जीव जंतु शाकाहारी होते हैं वह प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। जैसे आपकी गाय खा सकती है, गाय भैंस मान लीजिएगा, भैंस मान लीजिए, और गाय और भैंस इसमें आपका चूहा आ जाएगा। चूहा बहुत सारे आते हैं, उसमें देखेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, सब कुछ बताए हैं उसमें। गाय भैंस चूहा, और इनको खाने वाला कौन है? इनको खा सकता है भेड़िया, भेड़िया। और भेड़ियों को खाने वाला कौन है? शेर है, और शेर को खाने वाला नहीं है। तो इतना ही जानिएगा। अब घास की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। अधिक इसलिए मेरे भाई होगी कि अगर घास से अधिक अगर गाय भैंस चूहा यह हो जाएंगे तो पूरे घास ही को खा जाएंगे, घास बच में ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी संख्या होती है आपका, यह घास अधिक होगा किसके अपेक्षा? गाय भैंस चूहा के अपेक्षा। और जब भी इनकी संख्या अधिक किससे होगी? तो भेड़िया से अधिक होगी। अगर भेड़िया ही अधिक हो गए तो गाय भैंस चूहा इन सबको क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जैसे मान लीजिए जो मांसाहारी है, मनुष्य में मांसाहारी है, अगर मेरे भाई कि अगर मान लो कि मनुष्य खाता है, मान लीजिए चिकन खाता है, चिकन, तो चिकनों की संख्या मनुष्य से क्या होगी? अधिक होगी। मुर्गा, जो मुर्गा होता है ना, मुर्गों की संख्या मनुष्य से क्या होगा? अधिक होगा। अगर मुर्गा ही अधिक हो गए तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरे मनुष्य जब अधिक हो जाएंगे तो बच में ही नहीं करेंगे, मुर्गे पूरे मार देंगे सब। तो जब भी संख्या होगी, यह घास की संख्या गाय से क्या होगी? भैंस से क्या होगी? अधिक होगी। अब भैंस से किसकी होगी? भेड़िया कम होगा। भेड़ियों से कम कौन होगा? आपका शेर होगा। तो पहले क्या है? फैलाव ज्यादा हो रहा है, और फिर क्या कर रहा है? यह सिकुड़ रहा है। यह कैसे बन जाएगा मेरे भाई? तो यह सीधे बन जाएगा। कैसे बनेगा? सीधे। तो आइए देखते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा? घास का पिरामिड मेरे भाई क्या हो जाएगा? सीधा बन जाएगा, सीधा। देख लो। अब इससे रिलेटेड एक और देख लीजिए, क्या हो सकता है? अगर फसल का पूछे, फसल का पिरामिड कैसे बनेगा मेरे भाई? तो यह भी क्या हो जाएगा? सीधा बनेगा, सीधा। कैसे बन जाएगा? सीधा। खेत का पिरामिड कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ये भी क्या हो जाएगा? सीधा बन जाएगा। यहीं से दो क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा, फसल का और खेत का पिरामिड कैसे बनेगा? तो सीधा बनेगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है वन का पिरामिड। वन का पिरामिड। जो मेरे भाई वन का पिरामिड है, यह देखिए, मान लीजिए एक पेड़ है, या एक पेड़, वन का लिख लीजिएगा, वन का पिरामिड। हेडिंग भी डालते रहिएगा क्योंकि आसानी से समझ में आएगा। वन में क्या होता है? पेड़ होता है। मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ पे 10 या फल, मान लीजिए एक पौधा है, एक फल वाला पौधा है और फल लगे हुए हैं, तो फल को खाता कौन है? जो पक्षी होती है उसको खाते हैं। तो मान लीजिए पक्षियों की संख्या क्या है आपका? कितना है? 10। कितना है? 10। आपका 10 क्या है? पक्षी है, यह क्या कर रही है? फल खा रही है। और जो पक्षी फल खाएगी, मांस नहीं खाती है, उसको हम बोलते हैं शाकाहारी पक्षी। अब इन पक्षियों को खाने वाले कोई और होंगे, उनको हम बोलेंगे मांसाहारी। तो उनकी संख्या जब भी होगी शाकाहारी से क्या होगा? कम होगा। मांसाहारी पक्षी। और मांसाहारी को भी खाने वाली एक पक्षी होगी सबसे ऊपर, और उसकी भी संख्या क्या होगा मेरे भाई? कम होगा। सबसे मांसाहारी पक्षी, सबसे मांसाहारी पक्षी। तो मेरे भाई देख लीजिए, अभी इसको मिटा के बना दे रहे हैं अच्छे से, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो आसानी से नहीं समझ में आएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है। मान लीजिए एक पेड़ है, यह क्या है? पेड़, और पेड़ पे फल लगे हुए हैं। इस फल को खाने वाली चिड़ियों की संख्या जो है शाकाहारी, वह 10 पक्षियों की संख्या है। यह क्या है? शाकाहारी है। और शाकाहारी इन पक्षियों को खाने वाली जो संख्या है, जिनकी पक्षियों की वह संख्या है कम हो जाएगी, वह 5 है। यह मांसाहारी पक्षी है।
कैसी पक्षी हैं? मांसाहारी, मतलब वो फल भी खा सकती हैं और इन पक्षियों को मार के भी खा सकती है, तो मांसाहारी पक्षी हो सकती है। और इसके बाद इनको मार के खाने वाली सबसे एक मांसाहारी पक्षी होगी, सबसे अधिक, सबसे मांसाहारी पक्षी होगी। तो देखिए कैसा इसका पिरामिड कैसे बन रहा है। पहले तो 1 है और ऊपर क्या है? 10। तो मेरे भाई 10 अधिक है ना, तो 10 और नीचे पहले आएगा। देखिए नीचे 10, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको समझने का कोशिश करिएगा। 1 है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे जा रहा है? 10 हो जा रहा है ना, 1 के बाद 10 तो फैल जाएगा ना। पहले 10 रहता तो ज़्यादा रहता और 1 है तो ऐसे बन जाता। मान लीजिए अगर 1 इधर रहता और 10 इधर है तो इधर क्या है? ऐसे ज़्यादा इधर, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नीचे 10 है, ऊपर 1 है, तो ये इसका ऊपर का आकार क्या हो जाएगा? यह 10 है तो नीचे का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, और ऊपर जाएगा तो 1 है ना मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो यह सीधा हो जाएगा और यह क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। तो इसको समझने का कोशिश करिएगा कि ऊपर 10 है तो ऊपर का फैलाव आपकी चित्र की कैसे बनेगी? आपका ज़्यादा ऊपर ज़्यादा बनेगा, और नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा? यह सिकुड़ जाएगा। तो यह पहले क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और 10 के बाद क्या है? 5, और 5 के बाद क्या है? 1। तो ये अब कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अब ऊपर जाके यह क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो मेरे भाई 1 का जो पिरामिड है वह कैसे बन रहा है? पहले कैसे बन रहा है? उल्टा बन रहा है, और उसके बाद कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो जो 1 का पिरामिड होता है मेरे भाई, उल्टा व सीधा दोनों बनता है। बहुत सारे बुक में देखे हैं कि ऐसे ही लिख दिया गया है कि 1 का पिरामिड सीधा बनता है, लेकिन मेरे भाई यह बात सही है। एक बार सोचिएगा, देखिएगा कैसे सीधा हम कर सकते हैं। क्योंकि एक पेड़ पे जब पक्षी आएगी तो पक्षी को खाने वाले की संख्या बताया जाता है ना, वहां पे दे देता है कि पक्षी किसको अब खाएगी? तो कीटाणु को खाएगी। जब पेड़ पे बैठी है तो इसको ना खाएगी, इसके पेड़ को इसके फल को खाएगी। अब इस 10 शाकाहारी पक्षियों को खाने वाले और कौन से आपके वह है जीव है, उसकी संख्या को यहां पे बताया गया। तो मेरे भाई जो 1 का पिरामिड होगा वह कैसा बनेगा? उल्टा व सीधा। यह लर्न कर लीजिएगा, और यही सही माना है आयोग ने। नेक्स्ट देखते हैं आपका परजीवी का पिरामिड। चलिए, परजीवी का जो पिरामिड बनेगा वह कैसे बनेगा? तो मेरे भाई देख लीजिएगा। कहते हैं पहले परजीवी मान लीजिए आपके परजीवी कितने हैं? 100 है। जब भी परजीवियों की संख्या होती है, इसकी बढ़ोतरी होती है, तो पहले 100 मान लीजिए परजीवी है, और परजीवी बाद में कितना हो जा रहा है? इससे अगर इनकी संख्या जब बढ़ती है तो मान लीजिएगा कितना हो जाएगा? 1000, और 1000 से इन लोग की संख्या लगातार बढ़ती रहती है तो कितना मान लीजिएगा? 10,000। अब बताइए नीचे संख्या क्या है? कम है, और ऊपर संख्या क्या है? अधिक है। तो मेरे भाई कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर संख्या बड़ा अधिक है। जब भी परजीवियों की संख्या एकदम बढ़ोतरी होती है, घटती नहीं है। 100 से 200 हो सकता है, 100 से 1000 हो सकता है, लेकिन 100 से 50 नहीं हो सकता है। तो जब आपका नीचे क्या है? कम है, और ऊपर की फैलाव अधिक है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी। तो यह सबसे छोटी परजीवी हो जाएगी, छोटी परजीवी। और यह क्या हो जाएगा मेरे भाई? यह मध्य परजीवी हो जाएगा, मध्य परजीवी हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी परजीवी, सबसे बड़ी परजीवी हो जाएगा। तो मेरे भाई जो आपका यह पिरामिड बन रहा है परजीवी का, वह कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा? उल्टा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह आपका तालाब घास वन परजीवी का यह आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब देखते हैं जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड, उसमें देखिएगा जैव भार का पिरामिड में कहता है कि जीवों के शरीर का, जीवों के शुष्क भाग को जैव भार का पिरामिड कहते हैं।
अगर परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जीवों के शुष्क भाग को जैव भार कहा जाता है, और जीवों के शुष्क भाग को लेकर बनाया गया चित्र या आकृति ही क्या कहलाता है, जैव भार पिरामिड कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जैव भार का पिरामिड। देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, जीवों के शुष्क भाग को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। जीवों के शुष्क भाग को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। अगर आगे जोड़ना होगा तो लिख लीजिएगा, जीवों को शुष्क भाग को लेकर जो आकृति तैयार की जाती है, जो आकृति बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव भार का पिरामिड बोलते हैं। जो मेरे भाई जैव भार का पिरामिड होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब आइए इसको देखते हैं। एक जो बनता है वो बनेगा स्थलीय भाग का पिरामिड, और मेरे भाई जो दूसरा बनता है वो बनेगा जलीय भाग का पिरामिड। जलीय भाग का पिरामिड। मेरे भाई देख लो क्या बोल रहा है। स्थलीय भाग में अगर देखते हैं तो आपका पहला देखिएगा, पहले पे क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। पेड़ पौधों को खाने वाला कौन होता है आपका, मान लीजिए हिरण खाएगी, गाय खाएगी। इनको खाने वाले कौन है, भेड़िए हैं, भेड़िया इसमें आएगा, भेड़िया है, सांप है। और इनको खाने वाले कौन है, शेर है, शेर आपके बाघ है, शेर बाघ। तो मेरे भाई जो जीवों की क्या है इसमें जैव भार, तो पृथ्वी पे या स्थलीय भाग पे, स्थल भाग की बात कर रहा है, जल की बात नहीं कर रहा है। जो स्थल पे कर रहा है तो स्थल पे सर्वाधिक जैव भार किसका होता है, पेड़ पौधे का होता है, क्योंकि यह क्या है मेरे भाई आपका उत्पादक है। देखिए इसका पिरामिड कैसे बनेगा, जब जैव भार किसका अधिक है, पेड़ पौधे का अधिक है, तो इनका जो फैलाव रहेगा, नीचे का फैलाव रहेगा, यह कैसा बनेगा, चौड़ा बनेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपका पिरामिड क्या होता है, सिकुड़ता चला जाता है। यह हमारा पिरामिड जो स्थलीय भाग का बनता है वह कैसे बनेगा, आपका सीधा बनेगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, आप पेड़ पौधा को हम क्या कर सकते हैं, उत्पादक, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। और यह जो हिरण या गाय है यह किस श्रेणी के उपभोक्ता है, तो प्रथम श्रेणी के क्या है, उपभोक्ता है। और जो आपके सांप और भेड़िया हैं यह किस श्रेणी के उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और जो मेरे भाई आपके शेर और बाघ हो जाएंगे यह किस श्रेणी के उपभोक्ता है, यह तृतीय श्रेणी के क्या हो जाएंगे मेरे भाई, उपभोक्ता हो जाएंगे। और जब भी उत्पादकों की संख्या हमेशा क्या होती है, सर्वाधिक ज़्यादा होती है, और इनसे ज़्यादा, और इसमें जैव भार की बात कर रहा है तो सर्वाधिक जिसकी संख्या रहेगी उसकी जैव भार क्या रहेगा, स्थल भाग पे ज़्यादा रहेगा। और यही विपरीत हो जाता है समुद्र में। जो इसमें जलीय भाग का अगर बात करते हैं तो जलीय भाग में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। तो स्थलीय भाग पे सर्वाधिक पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, काफ़ी पाए जाते हैं, इसलिए इन लोग की जैव भार की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। उससे कम आपके हिरण जो प्रथम उपभोक्ता है वह पाए जाते हैं, इनकी संख्या कम होती है। फिर आपकी द्वितीय श्रेणी का हो जाता है, तृतीय श्रेणी का। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अब चौथी श्रेणी बनाएंगे तो और कम हो जाएगा, तो मतलब सुगुड़ता चला जाएगा। तो स्थलीय भाग का जो पिरामिड बनता है मेरे भाई वह कैसा बनता है, आपका सीधा बनता है। आइए जलीय भाग का पिरामिड देखते हैं। अच्छा, जल में, जल की बात कर रहा है तो जल या समुद्र में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, अभी बताए हैं तालाब के लिए, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो मान लीजिए बैक्टीरिया पाया जाएगा। यह जैव भार की बात हो रहा है, उसमें संख्या का पिरामिड थी या जैव भार का, बैक्टीरिया और एल्गी यही पाया जाता है, एल्गी।
एल्गी। और इसके बाद इसको खाने वाले कौन है? तो इसको खाने वाले हैं मेरे भाई, इसको देखिए, इसको खाने वाले कौन है? छोटी मछली, छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाने वाली है? मध्य मछली। और मध्य मछली, और मध्य मछली को खाने वाली कौन है? तो बड़ी मछली, बड़ी मछली। अब देख लो इसका पिरामिड कैसे बन सकता है। जैव भार का पिरामिड है। अब बताओ इसमें कि जैव भार सबसे अधिक किसका हो सकता है मेरे भाई? तो जैव भार बड़ी मछली का क्या हो जाएगा? जैव भार अधिक होगा, तो ऊपर का फैलाव क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और उससे जैव भार, इससे छोटी जैव भार किसका होगा? जैव भार मतलब वजन, वजन की बात कर रहा है, वेट की बात करता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इससे वजन किसका कम रहेगा? मध्य मछली का। मध्य मछली से वजन किसका कम रहेगा? वेट किसका, जैव भार किसका कम रहेगा? छोटी मछली का। छोटी मछली से किसका रहेगा? बैक्टीरिया का। तो नीचे क्या हो रहा है मेरे भाई? सिकुड़ रहा है ना, ऐसे बन रहा है, यह सिकुड़ रहा है। तो यह मेरे भाई जो आपका जलीय भाग का पिरामिड है वह कैसा बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है। कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। तो अगर पूछ दे स्थलीय भाग का पिरामिड कैसे बनता है, तो सदैव सीधे बनता है। और पूछ दे जलीय भाग का पिरामिड कैसे बनता है, तो सदैव कैसे बनता है? उल्टा बनता है। आइए आज का लास्ट जो है हम लोग देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है। ऊर्जा का पिरामिड अगर जानना होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, फूड वेब या खाद्य श्रृंखला। जब उसको अगर पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा मेरे भाई वीडियो है, आसानी से समझ में आ जाएगी कि फूड श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जो भी आपका है यह क्या है, या खाद्य जाल क्या है। अगर खाद्य जाल को अगर पकड़ लिए आप लोग तो इसको आसानी से ऊर्जा का पिरामिड आप जान जाओगे कि कैसे बनेगा, और कैसे उल्टा बनेगा, कि सीधा बनेगा, कि क्या बनेगा। चलिए देखते हैं आपका ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो मेरे भाई बनता है, कहता है कि ऊर्जा एक जगह से जब दूसरे जगह से, एक जगह से जब दूसरे स्थान पर जाता है तो उसका कुछ भाग क्या होता है? क्षरण हो जाता है, और कुछ ही भाग क्या होता है कि जाता है। जैसे मान लीजिए सब्जी है, सब्जी को अगर मान लीजिए खाता है कोई आपका, मान लीजिए गोट खाई, बकरी खाई, और बकरी को खा गया कौन? मनुष्य। मनुष्य को खा गया कौन? आपका शेर। तो जो 100% आपका पेड़ पौधे में मान लीजिए ऊर्जा है, उसका अगर बकरी खाती है तो 90% ऊर्जा क्या हो जाएगा? क्षरण हो जाएगा, और 10% बकरी में जाएगी। ऐसी आपका पिरामिड का, ऊर्जा का पिरामिड कहता है कि लीडमैन का थ्योरी एक जानते होंगे। और लीडमैन ने एक क्या किए थे कि एक थ्योरी दिए थे और बताए थे अपने कथन में कि जब ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो 90% क्षरण हो जाता है, और 10% ऊर्जा क्या होता है? जाता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिएगा एक पेड़ है, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधों को खाया कौन? मान लीजिए खाया इसको गाय खाती है, गाय। और गाय को खाया कौन? मान लीजिए इसको खाती है भेड़, और भेड़ को खाया कौन? तो भेड़ को खाया शेर, शेर। अब देखिए कहता क्या है। अब अगर इसको हम देखते हैं पेड़ पौधा, पेड़ पौधे में अगर आपका 1 लाख कैलोरी ऊर्जा प्राप्त है, 1 लाख यहाँ पे कैलोरी है ऊर्जा, 1 लाख कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है। तो अगर पेड़ पौधे में 1 लाख कैलोरी है, तो जब पेड़ पौधे को खाई गाय तो इसका जो 90% क्या है? ऊर्जा क्षरण हो जाएगा, और आपका 10% ऊर्जा क्या है? जाएगा। तो 1 लाख का 90% हो जाएगा ऊर्जा समाप्त है, तो कितना जाएगा? 10,000 कैलोरी जाएगा। कितना जाएगा? 10,000 कैलोरी जाएगा। अब देखिए 10,000 जब गाय को खाता है कौन? भेड़िया खाता है, भेड़िया कर लीजिएगा, भेड़िया। जब 10 गाय को भेड़िया खाता है तो इसका 90% ऊर्जा क्या हो जाएगा? क्षरण हो जाएगा, और 10% क्या है? ऊर्जा मेरे भाई जाएगा। तो 10,000 का अगर 10% देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1,000 कैलोरी हो जाएगा, 1,000 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा। अब देख लो अगर इसको शेर खाता है तो 1,000 का 90% ऊर्जा क्या हो जाएगा? क्षरण हो जाएगा मेरे भाई, और 10% ऊर्जा क्या है? आगे जाएगा। तो 1,000 का अगर देखते हो आप तो कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। अब बताओ
पहले क्या था, 1 लाख था, 1 लाख अधिक है कि 100 अधिक है, तो 1 लाख अधिक है। जब 1 लाख अधिक है तो इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है मेरे भाई, आपका सिकुड़ रहा है, तो ऐसे बन जाएगा। तो मेरे भाई जो आपका ऊर्जा का पिरामिड बनता है मेरे भाई, यह हमेशा, या कह सकते हो आप कि सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कहते हैं कि ऊर्जा जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो क्या होता है कि ऊर्जा का कुछ पार्ट क्षरण हो जाता है। यह किसने बताया था, तो लीडमैन के 10% नियम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लीडमैन साहब ने बताए थे कि ऊर्जा एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो उसका 90% हिस्सा आपका क्षरण हो जाता है, और 10% हिस्सा क्या होता है कि दूसरे को प्राप्त होता है। जब दूसरे को प्राप्त होगा तो जो हमारा पिरामिड बनता है वह सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका पिरामिड पूरा समाप्त हुआ। वीडियो मेरा भाई कैसा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।